हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ आपसे मुलाकात हो रही है। और रात को हम अजमेर पहुंचे थे। यहाँ भाई मैं थक गया, प्रॉपर्टी ढूंढ ढूंढ के एक भी होटल नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि कल संडे था। कल हमें कोई भी जगह नहीं मिल रही थी। तो उस हिसाब से ढूंढते ढूंढते, कहते हैं ना कि ज़्यादा ढूंढने से अच्छी चीज़ भी मिल जाती है। तो ये एमडीवी के नाम से ये बहुत पुराना स्ट्रक्चर है, अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है। 1912 का ये स्ट्रक्चर है। और इसके अंदर ये आप देख रहे हो पीछे, ये ऊपर नीचे 38 कमरे हैं इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर। और रेट भी ठीक है, सरकारी रेट है, 1200-1500। ये पीछे की तरफ ही रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन के इतना नज़दीक और इतनी बढ़िया प्रॉपर्टी, गाड़ी खड़ी करने की कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं। रूम्स भी अच्छे थे, हालांकि रूम इतने पुराने बने हुए हैं, वो अंदर वाइब तो आती है वैसी वाली, लेकिन वो रेनोवेट कर दिए गए हैं अभी। और ये अभी जिस लॉन में मैं खड़ा हूँ, ये लॉन में ये स्टेज लगा हुआ है, ये वूफर लगे हुए हैं चारों तरफ। यहाँ पर रोज़ रात को 8 बजे शो होता है, जिसमें कि पूरे अजमेर के बारे में बताया जाता है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं घूमने फिरने के हिसाब से, टूरिस्ट अट्रैक्शन है। एक लेक है, फिर अजमेर फोर्ट है, एक पृथ्वीराज का किला है पहाड़ के ऊपर। ज़्यादातर किले यहाँ पहाड़ों के ऊपर है, अरावली पर्वत के ऊपर, लेकिन जो अजमेर फोर्ट है वो प्लेन पे ही है। तो और एक दरगाह है, तो दरगाह की भी एक स्टोरी है, उसके बारे में भी आपको आगे चल के बताऊंगा। फ़िलहाल हम अजमेर फोर्ट के लिए चलते हैं। हमारे रास्ते में वो पड़ रहा है, फिर वो आगे लेक पड़ेगी, फिर वहाँ से हम दो जगह और बचती है, वो डिसाइड करेंगे कि कहाँ जाना चाहिए। एंड देन हम यहाँ पे पुष्कर, यहाँ से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पे है, तो फिर हम पुष्कर के लिए चले जाएंगे। चलिए मिलते हैं आपसे स्पॉट पे। ओए हे यार, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना यहाँ पे। एक तो काली गाड़ी, ऊपर से भाई गाड़ी खोलते ही जो बाहर आ रही है हीट। दिल्ली में लोगों को 3-3 4-4 जोड़ी कपड़े पहनने पड़ रहे हैं, और यहाँ सोचो कि मैं टी शर्ट में घूम रहा हूँ सुबह से। रात को भी हालांकि उतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी, और अभी तो बिल्कुल ही गर्मी हो रही है, बिल्कुल कुछ पहनने का मन नहीं कर रहा। बट सहने लायक है गर्मी, मतलब धूप बहुत तेज़ है। एनीवे, आगे को बढ़ते हैं, चलो। भाई काफ़ी भीड़ भाड़ वाली जगह है, और बहुत ज़्यादा सकरे रास्ते हैं। हालांकि स्ट्रक्चर जो मैं देख रहा हूँ ना यहाँ पे, तो पुराने अंग्रेजों के बनाए हुए बहुत हैं। ये आ गया, अच्छा ये हम किले का दरवाज़ा आ गया सामने, पार्किंग वगैरह के। पुराने स्ट्रक्चर को जो है ना यूज़ में ले लिया है अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने। कोई नगर निगम का ऑफिस है, कोई रेस्टोरेंट है, कुछ है चीज़ें कमाई के हिसाब से ना रीडेवलप कर रहे हैं चीज़ों को, लेकिन स्ट्रक्चर वही है, रेनोवेट करके उनको वो किया है। भीड़ भाड़ बहुत है, लेकिन 100 मीटर रह गया। वैसे ये होटल की लोकेशन बड़ी सही थी, टीवी ना, महर्षि दयानंद होटल जो था, इससे आसपास ही हैं सारी लोकेशंस। साला कबूतर पहले ही बैठे हैं कि हगने के लिए गाड़ी पे, कि सर आप पार्किंग लगाओ तो सही, हम हग के दिखाते हैं। इस तरफ लगा देता हूँ, है ना। 50 रुपये घंटे की यहाँ पे पार्किंग है, और गाड़ी लगा के अब हम पहुँच गए हैं ये अजमेर फोर्ट पे। ये किला भाई 7वीं सदी में राजा अजयपाल चौहान द्वारा बनाया गया था। अब तो ये इसको म्यूज़ियम बना दिया गया है। तो अंदर चल के देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें म्यूज़ियम में, तो क्योंकि पुराने चीज़ों से रिलेटेड ही होंगी ना चीज़ें सारी। तो अब एक बार अंदर देखते हैं। भाई कदम कदम पे पैसा मांगते हैं, थक गए इनकी जेबें भर भर के मैं। 50 रुपये से 100 रुपये से नीचे तो बात ही नहीं करते हैं। ये यहाँ पे बताया गया है कि अंदर क्या क्या चीज़ें हैं इस किले के अंदर। ये कुम्हारों के बने हुए मिट्टी के बर्तन 5000 साल पुराने हैं।
यकीन आएगा किसी को, कुछ ठीक ठाक है और कुछ ख़राब कंडीशन में है। वैसे किस यूज़ में आते होंगे ये छोटे छोटे पॉट्स? इनको देख के तो लगता है ये फूलदान है, वैसे काफ़ी यूनिक है। और ये भी वही बताए जा रहे हैं कि 5,000 साल पुराने आइटम्स हैं ये सारे। वैसे तो कौन ही जानता है कि रियल में ये 5,000 साल पुराने हैं भी नहीं है। ये तो आर्कियोलॉजी वालों की एक अंदाज़ा होता है, अनुमान होता है उनका, क्योंकि वो जो है ना बाकी चीज़ों से मिला जुला के देखते हैं ना उस सॉइल को और बाकी चीज़ों को, तब पता लगता है कि हाँ लगभग लगभग ये उतने साल पुराने हैं। समंदर में पाए जाने वाली जो सीप वगैरह होती है ना, सीप से जो टूट गई हैं कुछ, तो सीप से बने हुए ये आइटम है। कुछ साबुत हैं, कुछ टूट चुके हैं। वैसे आज मेरे को यहाँ घूमने में इतना मज़ा आ रहा है क्योंकि मंडे का दिन है, टूरिस्ट ना के बराबर है। और अभी 2-3 थे, वो भी लोकल ही थे भाई। ऐसी चीज़ जगह चाहिए होती है मतलब मेरे को ना, जिससे कि मैं खुद खुश रहूं। और तब यार मैं खुद खुश होऊंगा तभी तो सामने खुशी से कोई चीज़ें दिखा पाऊंगा। कल तो इतनी भीड़ थी, मेरा खुद दिमाग खराब हो गया कि मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पर, पत्थरों में सिर मारने आया हूँ क्या। आज लेकिन जस्ट अपोजिट है, मज़ा आ रहा है। तो भैया अभी हम किले के सेकंड फेज में आ गए हैं। और जैसा कि वहाँ पे एंट्री पे था, ऐसा ही यहाँ भी है। जितनी भी एंट्रीज हैं उन सब पे पहले ही दिखा दिया गया है कि अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। किसी को इंटरेस्ट है तो अंदर जाए, नहीं तो यहीं से वापस हो जाए। अब हम तो चलेंगे, तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। पुराने टाइम में लोग 6-6.5 फीट की हाइट तक ऊंचे हुआ करते थे। जैसे मेरी हाइट 5-9 के आसपास है, तो मेरा सर अड़ रहा है, तो इसमें क्या है मुझे झुक के आना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिपाही खड़े होते थे या कोई खतरा हो। एक तो दो चीज़ें यहाँ पे होती हैं, एक तो आप जगह के सम्मान में झुक के निकल रहे हैं, फिर सिपाही अगर हैं यहाँ पर तो आदमी झुक के निकलेगा तो वो उसके गर्दन पे वार कर सकते हैं। ये एक पोर्शन आ गया। ऐसे ही सेम आगे एक और पोर्शन है, तो वो थोड़ा सा ऊंचा बनाया गया है और आगे वाला और ऊंचा बनाया गया है, क्योंकि आदमी अगर इतने अंदर तक कोई जा रहा है तो सिपाही तो हर लेवल पे खड़े हैं ना, तो आगे कोई खतरा नहीं है तो आदमी सीधा सीधा जा सकता है। अब आइए यहाँ से शुरू करते हैं। ये शिव और पार्वती जी की 10वीं शताब्दी की मूर्ति है और ये खंडित की गई है, क्योंकि आपको अगर किसी से नफरत है किसी से, तो आप सबसे पहले उसका चेहरा खराब करने की कोशिश करोगे। तो ज़्यादातर मूर्तियों में मैं यही देख रहा हूँ कि इनका चेहरा बिगाड़ा गया है, कि मूर्ति इतनी मजबूती से बनी हुई है ये कि पूरे तोड़ना तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन चेहरा खराब करके इन्होंने, कि ये पता न लगे किसकी मूर्ति है वो चीज़। ये जब मुगल आए थे ना भारत में, और इस किले का एक और इतिहास है कि अंग्रेज़ों का जब राज शुरू हुआ तो मुगलों से जो डील की गई थी वो इसी किले में की गई थी, सबसे पहली डील। उसके बाद जब भारत में उनका राज बनता चला गया था। ये शेषनाग पे बैठे हो 19वीं शताब्दी की विष्णु जी की मूर्ति है। इसी तरह आगे ये देखिए सूर्य भगवान जी की 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच की मूर्ति है। इसका भी चेहरा ही बिगाड़ा गया है। अब आइए, ये विष्णु जी की 10वीं शताब्दी की एक और मूर्ति है और ये थोड़ी अच्छी कंडीशन में है। और भाई अगर आप ध्यान से देखेंगे कितना बारीक काम किया गया है। और एक भैया अभी मिले थे, वो बता रहे थे कि देखो अगर मैं ये यहाँ पे ऐसे हाथ रख देता हूँ तो आप अगर नज़दीक से इसको देखेंगे तो जो अयोध्या में राम मंदिर बना है वैसी झलक आ रही है। और पुराने टाइम में ये 10वीं शताब्दी की मूर्ति, आप ये देखो कि लोगों का विजन कितना स्ट्रॉन्ग था कि मूर्ति में जान डालने की पूरी पूरी कोशिश की जाती थी। शंख बनाया गया है यहाँ पे, ये इतना बारीक काम किया गया, हाथ की रेखाएं बनाई गई हैं, नाखून बनाए गए हैं। आप ये देखिए
कितना बारीकी से काम किया गया है। और ये सिंगल एक पत्थर पे है। और आजकल तो आधुनिक मशीनें आ गई हैं, ये बिना मशीन के सिर्फ हाथ की कारीगरी का कमाल है ना? कितनी मजेदार बात। ये 15वीं शताब्दी का नक्षत्र गण दिखाया गया है। ये टूटी हुई है मूर्ति, शायद इस तरफ से 9 नक्षत्र होते हैं ना, तो ये 3 और 3 6 हैं, और बाकी नहीं है। जो नक्षत्र का मतलब अगर लोग जानते हो, राहु केतु जैसे काल बताए गए हैं ना, तो ये 9 नक्षत्र है, ये 6 बचे हैं। इसमें कुछ पुरानी लिपि में चीज़ें लिखी भी हुई हैं, खैर अपनी तो समझ में कहाँ आएगा ये। पुराने ज़माने के कारीगरों का विज़न कितना क्लियर था, आप ये देखिए। ये मूर्ति 3D मूर्तियाँ तो 3D पिक्चर 3D आर्ट अब बनने लगे हैं। अगर हम इस तरफ से खड़े होकर देखेंगे तो ये ऐसा लग रहा है 7 घोड़े हैं। और देखो जैसे जैसे चेहरे को इधर करते जाएं तब तो लगता है कि एक ही सिंगल पत्थर के अंदर कटिंग कर करके सिर्फ ये डिज़ाइन बनाया गया है। लेकिन अगर इसी को थोड़ा सा इधर से देखें तो ऐसा लगता है 7 घोड़े है ना, पूरी 3D पेंटिंग जैसा। अभी आ गए हम किले के 4th फेस में, और यहाँ पेंटिंग और ड्रेसिंग से रिलेटेड चीज़ें। आओ एक बार अंदर चलते हैं, देखते हैं। पृथ्वीराज राजस दृश्य 17वीं शताब्दी है। कैसे कैसे लोग भगवानों की पूजा किया करते थे, क्या क्या लिपि होती थी, क्योंकि संस्कृत तो एक पुरानी भाषा है ही है, उसके अलावा भी कुछ एक भाषाएं थी जो लोग अपना दिनचर्या में यूज किया करते थे। उसी का ये छोटा सा एक दृश्य दिखाया गया है। कहते हैं ना कि तस्वीरें भी बोलती हैं। अब वो तो हमने मूर्तियों वाला सेक्शन देखा, यहाँ तस्वीरें हैं, तो तस्वीर में क्या है, एक ही तस्वीर में बहुत सारी चीज़ों को डाल के दिखाया जा सकता है, तो समझना काफ़ी आसान होता है। और ये बोलती हुई तस्वीरें हैं। राजा कैसे राज किया करते थे, उनकी दासियाँ थी, रानियाँ थी, कैसे वो नदी किनारे जाया करते थे, काफ़ी डिटेल्ड में बताया गया है। ये देखो, ये यहाँ इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, जो लिखा हुआ है वो हमारी तो समझ से बाहर है, लेकिन इतना समझ आ रहा है कि राजा डोली लेके शादी करके जब दुल्हन को डोली में लाते थे, ये इस तरह की डोली होती थी, और रास्ते में जो दुश्मन सेना है उन्होंने हमला कर दिया इसके ऊपर, तो वो हमले का सीन दिखाया गया है कि आमने सामने की लड़ाइयाँ हो रही हैं उस डोली को बचाने के लिए। अरे भैया फोटो खींचना अलाउड नहीं है, वीडियो बना सकते हो। अरे मैं कभी वीडियो बना सकते हो, फोटो अलाउड नहीं है। फिर तो कैमरा बोलना ही भाई सीरियस हो गए भाई। कौन आया? ये सारा यहाँ पे जो है ये महाभारत से रिलेटेड कृष्ण लीला दृश्य है। पेड़ के ऊपर चढ़े हुए हैं इधर, और ये अर्जुन के सारथी बने हुए हैं, अर्जुन और कृष्ण की। ये है राधा और कृष्ण जी, मथुराधीश, कृष्ण लीला। तस्वीरों के द्वारा यहाँ पर काफ़ी कुछ समझाया गया है। अभी हम यहाँ पे इस किले के 6ठे फेस में आ गए हैं, और यहाँ पे वेपन्स की जानकारी दी गई है। बीच में 2 फेस थे, एक फेस तो बंद था, एक हमने छोड़ दिया था, क्योंकि वो सारे मूर्तियाँ और फोटोज़ से रिलेटेड ही हैं, तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा, वो बहुत होच पोच हो जाएगा। इसमें चलते हैं अंदर। ये सही सिस्टम है, अंदर घुसते ही ना ये देखो अंदर क्या क्या चीज़ें दिखाई जानी है, तरकश, तलवार, बंदूक, धनुष्मान, तोप, ये सब चीज़ें अंदर जो दिखाई जानी है वो यहीं पे है, पहले से ही बता दिया जाता है। अंदर एंट्री करते ही ये दिखाया गया है जो कि इस तरह के कवच वो लोग पहना करते थे कि भाई पीछे से कोई हमला ना कर दे, शोल्डर पे कोई हमला ना कर दे। हालांकि ये उसका छोटा रूप है। भाई रामायण महाभारत सीरियल्स में आपने धनुष, तलवार, तीर, वो सब चीज़ें वैसे तो देखी होंगी, लेकिन भाई रियल देखो धनुष ऐसा होता था, ये रियल धनुष है 10वीं सदी का। और तीर देखो कैसे कैसे होते थे, ये पेचकस टाइप का, भाला टाइप का,
भाई अलग अलग टाइप के तीर हैं। और जो नदी किनारे वो बहुत सारे फूल टाइप के वो खड़े नहीं हो जाते हैं जो अपने आप उग जाते हैं, उसके ऊपर ये वेपन लगाया गया है। ये सब हाथ से यूज करने वाले हथियार हुआ करते थे भाई। एक हाथ में बंदा हथियार पकड़ेगा, दूसरे हाथ में शील्ड पकड़ेगा। और इतना बढ़िया उनका पकड़ने का ये बनाया गया हुआ है ना, उंगलियों के निशान के अकॉर्डिंग, कि एक उंगली इधर फंस जाए, एक उंगली इधर फंस जाए, निकलने का कोई चांस ना रहे। और वो आपकी कलाई को भी बचाएगा यहाँ तक। ढाल और कटारे, ये है तोप। और भाई यहाँ 2 से 3 लोग इसको मिलके उठाया करते थे इधर से उधर ले जाने के लिए। और ये है तोप की कैनन। और इसके शेप देख के ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितने भारी है। यहाँ से ऐसे गोला डाल के, और ये पूरी पीतल की बनी हुई है। ये सोचो इतना मोटा पीतल। यहाँ पे लिखा हुआ है तोड़ेदार बंदूकें। उत्तर मध्यकालीन भारत की जब शुरुआत हुई, मतलब कि 12वीं-13वीं शताब्दी की, उस टाइम पे बंदूकें आ गई थी रियल में। और भाई मैंने दुनाली और एक नाली जितना मतलब गन्स के बारे में मैं जानता हूँ, इसका आधा साइज होता है अगर एक नाली का भी होगा। 32 बोर की जो रहती है वो, इनके कितने लंबे लंबे हैं और क्या शानदार लग रही है। और इसकी सफाई के लिए हर गन में नीचे सफाई वाली रॉड भी यहीं पे दी हुई है दोनों तरफ। क्या शानदार हथियार हैं। ये ऐसे हुआ करता था, इसमें बारूद रखा करते थे। ओ ओ ओ ओ ओ अभी याद आया, इसमें गोलियां नहीं डलती थी। एक मूवी अब याद आ रही है मुझे, केसरी मूवी। वो भी उसी जमाने की मूवी है भाई, मुगलों के टाइम की दिखाई गई है। इन गनों में गोलियां नहीं डला करती थी। ये देखो बारूददानी लिखा हुआ है, इसमें बारूद भरा होता था। और इसमें नाल के थ्रू ही, नाली से बारूद डाल के, इसी में यही ढक्कन होता था इसके नापने का। वो ढक्कन से नाप के बारूद डालना होता था। और ये जो ऊपर रॉड है, उस रॉड से उसको पुश करना होता था बारूद को अच्छे से करके। और जो इसकी ये जो नीचे लगा हुआ है ना ये पिस्टन, यहाँ पे पोटेशियम, येलो येलो आता है, सल्फर और पोटेशियम, उसकी एक इतनी सी टोपी टाइप की लगती है, टोपी ही बोलते हैं उसको। अब वैसे क्या बोलेंगे उसका मेरे को आइडिया नहीं आता, बटन टाइप का ही रहता है वो इस पे टिका के, और वो जब इसको हिट करता था तब उस बारूद में आग लगती थी। और वो बारूद छर्रे टाइप से जाके, क्योंकि ये बारूद बना ही ऐसा होता था, और वो सामने वाले के शरीर में घुस जाता था। और जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, गोली लगते ही बंदा मर गया, ऐसा नहीं है। टाइम लगता है मरने में, किसी को गोली लगती है तो। टोटल यहाँ पे 9 से 10 फेस हैं। सारा तो हम नहीं घूम रहे क्योंकि कुछ चीज़ें रिपीट भी हैं, लेकिन बढ़िया जगह है। और अगर आप यहाँ घूमते हैं तो अच्छा खासा आप कम से कम भी 5 से 6 घंटे आप यहाँ पे आराम से स्पेंड कर सकते हैं। भी पास में गार्डन भी है, गार्डन में बैठ जाओ जाके। भाई किले के ही जस्ट सामने ये है शंकर चाट वाला, और इसके पास कढ़ी कचौड़ी ढोकला इस टाइप के आइटम्स हैं। राजस्थान में आप जब भी आओगे तो आपको कढ़ी कचौड़ी तो मिलेगी ही मिलेगी हर 10 कदम पे। तो हमने तो 2 आइटम लिए, कढ़ी कचौड़ी और ढोकला। देखते हैं दोनों का टेस्ट कैसा है। तो भाई अंधेरे से निकल के हम आ गए हैं अभी उजाले में, और ये है यहाँ की अन्ना सागर लेक। और भाई लेक तो लेक होती है, मैंने भोपाल में भी आपको लेक दिखाई थी, देन कल भी लेक देख के आए हैं हम। चंडीगढ़ वाले सीरीज़ में भी, हिमाचल सीरीज़ में भी चंडीगढ़ में लेक दिखाई थी आपको, और यहाँ पे भी दिखा रहे हैं। लेकिन इस लेक की 2 खास बातें हैं। एक तो पानी का सोर्स यहाँ सिर्फ बरसात है, और कोई सोर्स नहीं है कि नीचे से, ज़मीन के नीचे से आता हो। दूसरा, ये इधर कबूतर जैसे दिखेंगे दूर से पक्षी थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये साइबेरियन बर्ड है। कल वाली लेक में जो आपने देखे थे ना, कल की जो लेक में आपने पक्षी देखे थे, उनकी लंबी चोंच थी, वो भी साइबेरियन थे।
इनका एग्जैक्ट नाम तो मुझे शायद ढूंढना पड़ेगा क्या नाम है, लेकिन कितने सुंदर है। और ये सारे प्रवासी पक्षी हैं। ये अभी कुछ टाइम के लिए यहाँ आते हैं और उसके बाद ये यहाँ से मार्च अप्रैल तक गायब हो जाएंगे सारे पक्षी। देखो ध्यान से देखो इस पक्षी को भाई, क्या तो है, इतना बढ़िया, लाखों की संख्या में है यहाँ पर ये। और ऐसा लगता है कि इन्होंने अपना एरिया चूज किया हुआ है। वो वाली लेक में दूसरे प्रजाति के पक्षी थे और यहाँ पे दूसरी प्रजाति के, और है ये साइबेरियन ही। लेकिन वाह, उड़ते हुए तो ऐसा लग रहा था बस कबूतर का थोड़ा सा बड़ा रूप है ये। वाह 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 वाह, पूरी लेक में अंदर बैठे हुए भी हैं। इसका मतलब ये है जैसे बत्तख होती है ना, ये उड़ भी सकते हैं और तैर भी सकते हैं। इस टाइप के पक्षी हैं ये। थोड़ा आधे पौने घंटे तक यहाँ रुक के लेक के किनारे मज़ा लेते हैं, क्योंकि अभी 2 बजे से ऊपर का टाइम हो गया है। धूप तो है लेकिन मौसम में थोड़ी थोड़ी नमी आ गई है, तो अब जो है ना धूप उतनी चुभ नहीं रही, अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो भाई अब हम बढ़ चले हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ, पुष्कर। ये जो अभी हम लेक पे खड़े थे ना, यहाँ से सिर्फ 12 किलोमीटर है पुष्कर। और पुष्कर में तो लैंडस्केप्स पूरी तरह चेंज हो जाते हैं। वहाँ रेत के टिब्बे आ जाएंगे, जैसे यहाँ पे अभी पहाड़ वगैरह चल रहे हैं ना। हालांकि 2-1 चीज़ें और थी यहाँ देखने के लिए। एक तो पहाड़ के ऊपर महाराणा प्रताप का किला है। तो यार भाई, जब से राजस्थान घुसे किले ही किले देखे जा रहे हैं, आप ही बोर हो जाओगे। तो कितने किले दिखा रहा है, पत्थरों में सिर मारे क्या जाके। दूसरा एक बचे थे अजमेर शरीफ की दरगाह, जो कि फेमस अट्रैक्शन है यहाँ की। उसका भी एक मैंने शुरू में जिक्र किया था। उसका भी एक इतिहास है कि जैसे हमारे हिंदुओं में 4 धाम की यात्रा होती है ना, एक धाम कर लिया मतलब वो बाकी के 3 धाम भी करने हो तभी यात्रा पूरी मानी जाएगी। वैसे ही मुस्लिम में भी ये निजामुद्दीन की दरगाह, एक शिरन साहिब बोलते हैं पंजाब में, एक ये अजमेर शरीफ है, और शायद एक और है, मेरे को उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा अभी। इनके भी ये 4 धाम की तरह ही हैं कि एक जगह गया तो मतलब ये सारा कंप्लीट करने के बाद ही ये यात्रा सफल मानी जाती है। तो वहां पे तो भाई ट्रैफिक जाम लगा रहा था, 1 घंटे का रास्ता, पर काफी सकरे रास्ते हैं। तो हम वहां ना जाके और इधर हम पुष्कर हमारे यहाँ से पास पड़ रहा था, क्योंकि भाई अंधेरा भी हो जाएगा, दिन छोटे हो गए हैं आजकल। और उसके बाद हमने निकल जाना है यहाँ से जोधपुर के लिए। तो जोधपुर आज तो शायद नहीं निकल पाएंगे, अभी आज पुष्कर घूमते हैं जब तक अंधेरा नहीं होता, और यहाँ पे रात को रुक के ना कल सुबह जोधपुर के लिए निकलेंगे।